नई दिल्ली अगस्त क्रांति मार्ग स्थित भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ सभागार में 19 सितंबर को यूनाइटेड थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज फेडरेशन ऑफ दिल्ली लिमिटेड एवं भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय सहकार नीति 2025 एवं उसका राज्य सहकारिता पर प्रभाव विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा सहकार भारती के संस्थापक श्रद्धेय लक्ष्मण राव इनामदार जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि सहकारी संस्थाएं दिल्ली अतिरिक्त पंजीयक लेखराज सहकार भारती संरक्षक दीनानाथ ठाकुर, यूनाइटेड थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज फेडरेशन ऑफ दिल्ली लिमिटेड अध्यक्ष सुनील गुप्ता, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ कार्यकारी निदेशक वेद प्रकाश सेतिया, नेकाप अध्यक्ष राम इकबाल, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम पूर्व निदेशक संतोष कुमार शर्मा, एनसीडीसी निदेशक धनंजय सिंह, नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष लक्ष्मी दास, फिस्को फेड अध्यक्ष टी प्रसाद राव डोरा, भारतीय दिल्ली संगठन प्रमुख सहकार बलवान गौतम, उपाध्यक्ष प्रवेश कुमार गुप्ता, महामंत्री विष्णुपाल बंसल, कोषाध्यक्ष शिव शंकर गुप्ता, अभिषेक, मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, अशोक छिब्बर अध्यक्ष भाई मती दास कोऑपरेटिव, सत्यदेव सोलंकी, जितेंद्र राजपूत निदेशक क्रेडिट सोसाइटीज फेडरेशन दिल्ली एवं अनेक सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सहकार नीति 2025 पर चर्चा करते हुए बताया गया, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के कुशल नेतृत्व, मार्गदर्शन और दिशा निर्देश पर राष्ट्रीय सहकार नीति 2025 की घोषणा की गई है। इससे पूर्व 2021 में सहकारिता को विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति का महत्वपूर्ण माध्यम मानते हुए पृथक सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य सहकार से समृद्धि के विजन से 2047 के विकसित भारत के लिए सहकारी समितियों को प्रेरक घटक बनाना है। इसके लिए सहकारिता क्षेत्र में कानूनी सुधारों, डिजिटलीकरण और वित्तीय सशक्तिकरण पर जोर देना है। यह नीति महिलाओं, युवाओं, समावेशी भागीदारी को बढ़ावा देगी। कार्यक्रम का संचालन फेडरेशन महामंत्री विष्णुपाल बंसल द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों का धन्यवाद फेडरेशन उपाध्यक्ष प्रवेश कुमार गुप्ता द्वारा किया गया। माध्यम से वो आए, उन्होंने हमारा मान बढ़ाया है, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आज जो हम यहाँ चर्चा करेंगे उसको आगे नई राष्ट्रीय सहकारी नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो पिछली नीति थी वो 2002 में निर्धारित की गई थी। ये सहकारी नीति ऐसा माना जाता है कि अगले 20 वर्ष तक लागू रहेगी। हमारी गुप्ता जी ने कहा था कि सारी जो कोऑपरेटिव के सोसाइटियां हैं, हमारी क्रेडिट सोसाइटी में काम करे किसी कोऑपरेटिव में, ये बहुत जरूरी है। जब तक कोऑपरेटिव के बीच में कोऑपरेटिव नहीं होगा, आप अगर कोऑपरेटिव अमाउंट कोऑपरेटिव कर देंगे, आपकी हम समझते हैं कि 50% आपकी जो है ना समस्या हल हो जाएगी। तो इसका अभाव है कि छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा करके हम एक बड़ा एक ऐसा फंड बनाएं जिससे कोई अब एक नया काम शुरू करे। मैं सुनील गुप्ता, यूनाइटेड थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फेडरेशन ऑफ दिल्ली लिमिटेड का अध्यक्ष और जन निधि कोऑपरेटिव सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। देखिए, देश में नई राष्ट्रीय सहकार नीति 2025 कुछ दिन पूर्व यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से और श्री अमित शाह जी जो केंद्र के सहकारिता मंत्री हैं, उनके माध्यम से घोषित की गई है। और इस नई राष्ट्रीय सहकार नीति के माध्यम से सहकारिता को भारत के 2047 तक विकसित देश बनाने का जो उद्देश्य
रखा गया है, उसके लिए सहकार से समृद्धि का जो एक उद्देश्य राष्ट्रीय सहकार नीति में रखा है, उसको राज्य स्तर पर सभी सहकारी संस्थाओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से हमने यह गोष्ठी आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के सभागार में की है। कितनी संस्थाओं ने इसमें हिस्सा लिया है? आज की इस गोष्ठी में हमने दिल्ली प्रदेश स्तर की विभिन्न फेडरेशंस के पदाधिकारियों को, विभिन्न सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया था, जिसमें दिल्ली राज्य सहकारी संघ, राष्ट्रीय नेशनल कोऑपरेटिव अर्बन बैंक एंड क्रेडिट सोसाइटी फेडरेशन के अध्यक्ष, नेकोप के अध्यक्ष श्री रामपाल जी, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के एडिशनल रजिस्ट्रार साहब, भाई मतीदास कोऑपरेटिव, जनप्रिया कोऑपरेटिव, विजन कोऑपरेटिव, इसी तरह अनेक सहकारी संस्थाओं के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो सहकारी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान जिनका है। और आज के जो मुख्य वक्ता थे उनमें श्री वेद प्रकाश सेतिया जी NCUI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और श्री संतोष कुमार शर्मा जी पूर्व में NCDC के निदेशक रहे हैं। उन सब का यहाँ पर मार्गदर्शन आज हमें मिल रहा है। और सहकार भारती के राष्ट्रीय संरक्षक श्री दीनानाथ ठाकुर जी भी आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मैं वेद प्रकाश सेतिया हूँ। मैं भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ में कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। आज का कार्यक्रम में मुख्य रूप से जो नई सहकारिता नीति लागू की गई है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए रखा गया है, और जो कि आगे जो सहकारिता आंदोलन को किस तरह से बढ़ाया जाए और किस तरह से जो उसके सदस्य और आमजन को लाभ दिया जाए, उसके लिए इस नीति के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं, उस पर चर्चा के लिए ये आज गोष्ठी आयोजित की गई है। मेरा नाम दीनानाथ ठाकुर है। मैं राष्ट्रीय संरक्षक सहकार भारती हूँ। मुख्य बिंदु ये है कि जन जन के बीच में सहकारिता का प्रसार कैसे हो, कैसे उनके रोजगार के अवसर सृजित हों, कैसे उनकी गरीबी में कमी हो, कैसे उनके जीवन स्तर में सुधार हो, इस सब में सहकारिता की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। जानकारी के अभाव में वो सहकारिता के माध्यम से फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। उनके बीच में जानकारी को ले जाना, उनको जागरूक करना, उनके लिए कार्मिकों को प्रशिक्षित करना, इन सब पर चर्चा होगी। इन सब पर विस्तार से सहकारी सोसाइटियों को लेकर सरकार कितनी तत्पर है? बहुत तत्पर है, तभी सरकार ने ही ये नीति की घोषणा की है। ये नीति की घोषणा तो किसी और ने नहीं की है, सरकार तत्पर है। सरकार ने अलग मंत्रालय का गठन केंद्र स्तर पर किया है, काफ़ी सशक्त हाथों में मंत्रालय है। तो इसलिए मैं तो मानता हूँ कि सरकार बहुत ही तत्पर है, लेकिन अब सरकार से ज़्यादा अब जनता को जागरूक होना पड़ेगा। सरकार तो अपना काम कर रही है, जनता को भी और लोगों को भी इस बात को समझना होगा। मेरा नाम संतोष कुमार शर्मा है। मैं भूतपूर्व निदेशक हूँ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का। उसके बाद से मैं सहकारिता से जुड़ा हूँ। अभी तक मैंने करीबन 6-7 किताबें भी लिखी हैं। 2 किताबें मेरी, एक तो आदरणीय लक्ष्मणराव इनामदार जी पर थी, दूसरी 9 जेम्स ऑफ इंडियन कोऑपरेटिव मूवमेंट लिखी थी, जो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिलीज़ की थी। उसके बाद मुझे एक इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने कहा एक किताब लिखने के लिए, जो एक सोसाइटी है केरला में, लेबर सोसाइटी है बहुत बड़ी, आज शायद वो वर्ल्ड की 2nd या 3rd लेबर सोसाइटी है, ULCC के नाम से। मुझे उसको लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में रिलीज़ हुई थी। और उसके बाद मैंने राम के ऊपर किताब लिखी, सहकारिता के प्रतीक राम, जो लखनऊ में रिलीज़ हुई थी, जहाँ पे अमित शाह जी भी आए हुए थे और आदित्यनाथ जी भी थे। और अभी मैंने एक फ़िक्शन लिखी है, स्ट्रेंज एनकाउंटर्स, जो अमेज़न पे अवेलेबल है। देखिए, भारतवर्ष में कोऑपरेटिव्स को इम्पोर्टेंस जब दी गई, पहले क्या था, कोऑपरेटिव जो थे ना, एक डिपार्टमेंट हुआ करता था एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का,
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद कोऑपरेटिव्स को एक रिकॉग्निशन दी गई और 2001 में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई गई पहली बार। पहले खाली कोऑपरेटिव एक डिपार्टमेंट होता था एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर में। पहली बार इतनी रिकॉग्निशन मिली और उसके मंत्री भी बनाए गए आदरणीय अमित शाह जी। तो 2002 में पहली कोऑपरेटिव पॉलिसी आई थी। अब ये नई कोऑपरेटिव पॉलिसी आई है 2025 की कोऑपरेटिव पॉलिसी, और इसके अंदर कोऑपरेटिव्स को एक नया इम्पुटस मिलेगा, कोऑपरेटिव्स को नया बढ़ावा मिलेगा, कोऑपरेटिव्स वाइब्रेंट बनेंगे। और जो हमारा वो लक्ष्य है प्रधानमंत्री जी का कि विकसित भारत बनाना है हमें 2047 तक, तो उस विकसित भारत के अंदर ये जो नई कोऑपरेटिव पॉलिसी है इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। क्योंकि कोऑपरेटिव के माध्यम से अभी करीबन 30 करोड़ कोऑपरेटिव्स के मेंबर हैं। टारगेट ये है कि 50 करोड़ इसके मेंबर हो जाएंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 140 करोड़ में से 50 करोड़ मेंबर, लगभग 40% के करीब, 30 या 40% करीब कोऑपरेटिव्स के माध्यम से जुड़ जाएंगे। और कोऑपरेटिव के अंदर पहले ट्रेडिशनल कोऑपरेटिव्स काम करते थे, कंज्यूमर में काम कर लिया, फिशरी में काम कर लिया। अब इस बार जोर दिया जा रहा है कि कोऑपरेटिव्स को डाइवर्सिफाई किया जाए, कोऑपरेटिव्स को वाइब्रेंट बनाया जाए, जिससे वो हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कर सकें। और नारा दिया गया है सहकार से समृद्धि। सहकार एक ऐसा माध्यम बनेगा जिससे हमारा जो जीडीपी है वो इंक्रीज़ होगा। जब जीडीपी इंक्रीज़ होगा तो पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज़ होगा, लोग समृद्धशाली बनेंगे और 2047 तक हमारा सपना पूरा होगा। मैं धनंजय कुमार सिंह हूँ, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के बोर्ड का मैं सदस्य हूँ और इंडियन डाइवर्सिफाइड एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव लिमिटेड का चेयरमैन हूँ। वाराणसी का रहने वाला हूँ मैं। ये जो आयोजन है, भारत में राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 लागू हुई है और राज्यों पर उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके लिए इस नीति पर चर्चा यहाँ चल रही है। ये अमृत काल चल रहा है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, ऐसा भारत की सरकार ने, मोदी जी ने निश्चय किया है और देश की जनता ने इसे स्वीकार किया है। इस अमृत काल में भारत को विकसित कैसे बनाएंगे और सहकारिता का उसमें क्या योगदान होगा, इस विषय पर ये राष्ट्रीय सहकारी नीति बनाई गई। भारत कृषि प्रधान देश है। आज दिल्ली में बैठ कर के हम लोग थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटीज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटीज़ का जो योगदान होता है वो सामान्य लोगों को, छोटे लोगों को छोटी छोटी पूंजी ऋण के रूप में देने का काम ये करती हैं और जिससे लोगों के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको सशक्तिकरण मिलता है, उनका आर्थिक उत्थान होता है। महाराष्ट्र और गुजरात ऐसे प्रदेश हैं दक्षिण भारत के राज्यों में, उनकी आर्थिक समृद्धि का सबसे बड़ा जो कारण रहा है उसमें सहकारी समितियों का, ये थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी का बड़ा योगदान रहा है। और दिल्ली में भी क्रेडिट सोसाइटीज़ बड़ी संख्या में हैं। दिल्ली में कुल 6000 क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, 6000 सोसाइटीज़ हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़, क्रेडिट सोसाइटीज़ मिला करके। उसमें से 2000 सोसाइटीज़ तो फंक्शन कर रही हैं, 4000 सोसाइटीज़ डिफंक्ट चल रही हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि उन 4000 सोसाइटीज़ को भारत की सहकारी नीति के अनुसार उनको ठीक से फिर से पुनर्जीवित किया जाए, उनसे काम लिया जाए और उनके सदस्यों को उसका लाभ मिले। आम आदमी, गरीब आदमी, विपन्न आदमी का आर्थिक रूप से वो कैसे समृद्ध हो सके, इसके लिए सहकारी नीति जारी की गई है और उसी पर ये चर्चा चल रही है। मेरा नाम लेखराज है। मैं दानिक सर्विस से हूँ और एडिशनल रजिस्ट्रार के पद पर दिल्ली में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। आज का जो सेमिनार है वो हमारे थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट फेडरेशन के द्वारा और NCCUI के सहयोग से मिलकर के किया जा रहा है
और आज का इसमें जो विषय था हमारी नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के द्वारा किस तरीके से सभी राज्यों के अंतर्गत अपनी राज्य नीति बनाकर लाभ लिया जा सकता है, उसके लिए विशेष रूप से यहाँ पे चर्चा के लिए आज सेमिनार रखा गया था। कुल जैसा कि मैंने अभी अपने वक्तव्य में कहा कि जो कोऑपरेटिव का समुंदर है पूरे देश में, दिल्ली जो है उसमें एक द्वीप जैसा, छोटा द्वीप जैसा स्थान रखता है। क्योंकि राज्य, जो बड़े राज्य हैं उनके अंदर कोऑपरेटिव के अंतर्गत जो हमारा डेयरी क्षेत्र है, पैक्स हैं, और जो हमारा एग्रीकल्चर क्षेत्र है उसके अंदर बड़े रूप से काम हुआ है। लेकिन दिल्ली के अंदर क्योंकि यह एक अर्बन एरिया है तो, और यहाँ पर खेती की ज़मीन की कमी है, जिसके कारण यहाँ पर पैक्स हमारी कम है, 0 है लगभग। और यहाँ पर ज़्यादातर आवासीय सोसाइटीज़ और थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटीज़ और हमारे कोऑपरेटिव बैंक हैं, और जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत कार्यरत है। तो निश्चित रूप से दिल्ली सरकार, क्योंकि ये राजधानी है और दिल्ली पूरे देश का केंद्र है, तो यहाँ से जो भी शुरुआत की जाती है वो पूरे देश के अंदर देखी जाती है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि हमारी जो राज्य क्षेत्र सहकारिता नीति जो बनाएंगे वो पूरे देश के ऊपर प्रभाव डाले। जहाँ तक हमें ज्ञात है, छोटी जो सोसाइटी हैं करीब 6000 के करीब चल रही हैं, जिनमें 2000 सक्रिय हैं, वो 4000 के लिए क्या उत्थान किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, हमारा प्रयास है, जैसा हमारी नीति का उद्देश्य है कि हमें अपने सबसे पहले नींव का सुदृढ़ीकरण करना है। तो नींव की मजबूती तभी होगी जो हमारा एग्जिस्टिंग जो हमारी सोसाइटीज़ हैं उनको हम दोबारा से मजबूत बनाएं। तो हमारी कोशिश है कि वो सारा डाटा इकट्ठा करके जो सोसाइटीज़ डिफंक्ट हो गई हैं, हम उन कारणों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्यों डिफंक्ट हो गई हैं। तो अगर उसमें किसी चीज़ की आवश्यकता है, फंड्स की आवश्यकता है, तो हम अपनी सरकार से गुजारिश करेंगे कि उनको दोबारा से उबारने के लिए हमें सहायता करें, और जो भी उनके अंदर संरचनात्मक सुधारों की ज़रूरत है हम वो करने का प्रयास करें।